नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पर्सन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है राम किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 7/5 में देता है। कह रहा है कि बताइए राम को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। कह रहा है कि बताइए राम को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। हाँ हो गया दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है राम किसी वस्तु को इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राम किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 7/5 में देता है। कह रहा है कि राम किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 7/5 में देता है। कह रहा है कि बताइए राम को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। हाँ कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि राम किसी वस्तु को, कह रहा है कि राम जो है किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 7/5 में देता है। कह रहा है राम जो है किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 7/5 में देता है। हाँ दोस्तों इसका मतलब दोस्तों यही है। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि राम किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 7/5 में देता है। दोस्तों इसका मतलब यही है। दोस्तों इसका मतलब यही है कि यदि वस्तु का प्राइस 5 रुपए था, यदि वस्तु का प्राइस 5 रुपए था, तो उस वस्तु को राम जो है 7 रुपए में देता है। दोस्तों इसका मतलब दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन में कि राम किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 7/5 में देता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का प्राइस 5 रुपए था, तो उस वस्तु को 7 रुपए में बेचा जा रहा था। उस वस्तु को 7 रुपए में बेचा जा रहा था। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कुछ और नहीं है, ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है। क्या है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है। क्या है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है। अब बात आती है कि ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ। आइए दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों वस्तु का प्राइस जो था सीपी था। वस्तु का क्रय मूल्य जो था सीपी था। क्या था? सीपी था। मान लीजिए दोस्तों वस्तु का प्राइस सीपी था। ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राम किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 7/5 में देता है। दोस्तों कह रहा है कि राम जो है किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 7/5 में देता है। अगर दोस्तों राम जो है किसी वस्तु को राम जो है किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 7/5 में बेचता है, तो कितने रुपए में बेचता है? कहोगे इतने रुपए में बेचता है। उस सामान को इतने रुपए में बेचता है। हाँ मतलब ये क्या है? एक तरह से सेलिंग प्राइस है। इतने रुपए में बेच रहा है तो ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। हाँ ठीक है, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस है। ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ से एसपी और सीपी वैल्यू का अनुपात निकालता हूँ, तो एसपी और सीपी की वैल्यू का जो अनुपात आएगा वो 7/5 आएगा। क्या आएगा? 7/5 आएगा। तो दोस्तों आप खुद देख लीजिए कि एसपी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कुछ और नहीं है, यही था। हाँ जो मैंने आपको बताया था वही तो है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, यही तो मैंने बताया था कि ये कुछ और नहीं है, ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है। हाँ यही निकल कर आया है। हाँ ठीक है दोस्तों। अगर मैं तुलना करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का प्राइस 5 यूनिट था, 5 यूनिट था, तो उस वस्तु को 7 यूनिट में बेचा गया है। हाँ दोस्तों वस्तु का प्राइस 5 यूनिट था, लेकिन उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है? 7 रुपए में बेचा गया है। हाँ 7 रुपए में बेचा गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 रुपए उसे अतिरिक्त मिले हैं। लेकिन दोस्तों हमें नहीं पूछ रहा कि बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ, हमसे कह रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि प्रतिशत लाभ होता क्या है। आप मुझे बताइए प्रतिशत लाभ किसे कहते हैं? देखिए किसी वस्तु को बेचने पर हमें जितने रुपए अतिरिक्त राशि मिलती है वो लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, उसी को हम लाभ प्रतिशत कहते हैं। हाँ दोस्तों वस्तु को बेचने पर हमें 2 रुपए अतिरिक्त मिले हैं, तो हम पता कर लेते हैं कि ये जो अतिरिक्त रुपए मिले हैं ये लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। जितना प्रतिशत होगा उतने प्रतिशत हमें लाभ मिला हुआ होगा। हाँ तो दोस्तों आप पता कर लीजिए कि ये जो 2 रुपए मिले हैं ये लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो अगर मैं निकालता हूं तो आएगा 40%। हाँ तो दोस्तों इस प्रकार आ रहा है 40%। हाँ मतलब जो हमें अतिरिक्त राशि मिली थी वो मूलधन का 40%। इसका मतलब दोस्तों यही है कि राम द्वारा उस वस्तु को 7/5 में बेचने पर कुल मिलाकर 40% का लाभ हुआ था। क्या? 40% का लाभ हुआ था। हाँ 40% का लाभ हुआ था। हाँ तो दोस्तों आपको बताइए, आप खुद बताइए, ये सब आपको लिखने की जरूरत है? एसपीसीपी लिखने की जरूरत है? कहोगे नहीं। हम तो यहीं पर देख के बता सकते हैं कि भैया इतने रुपए वस्तु का प्राइस था, इतने रुपए में बेचा गया, इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ समझ में आ रहा है आपको? कहोगे हाँ यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है। आप दोस्तों मेरे एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। दोस्तों किसी वस्तु को
4/3 में बेचा गया है। दोस्तों किसी वस्तु को क्रय मूल्य के किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 4/3 में बेचा जा रहा है। दोस्तों किसी वस्तु को अगर क्रय मूल्य के 4/3 में बेचा गया है तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। अगर दोस्तों किसी वस्तु को 4/3 में बेचा जा रहा है तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो देखिए अगर किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 4/3 में बेचा जा रहा है तो देखिए अगर किसी वस्तु को 4/3 में बेचा गया है तो इसका मतलब यही है कि यदि वस्तु का प्राइस 3 रुपए है तो उस वस्तु को 4 रुपए में बेचा गया है। मैंने कहा तो देखिए अगर किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 4/3 में बेचा गया है, क्रय मूल्य के 4/3 में बेचा गया है तो इसका मतलब यही है कि यदि वस्तु का प्राइस 3 रुपए है तो उस वस्तु को 4 रुपए में बेचा गया है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए वस्तु का प्राइस 3 रुपए है लेकिन उस वस्तु को 4 रुपए में बेचा गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 1 रुपए का हमें लाभ हुआ है। हाँ ना? हाँ। और ये लाभ जो हुआ है 3 रुपए पे हुआ। कितने रुपए पे हुआ है? 3 रुपए हुआ है। तो 100 पे कुल कितना तो आया 33.5%। हाँ 33.5%। क्या आएगा? अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो आएगा 33/3%। हाँ कि नहीं? मतलब अगर किसी वस्तु को 4/3 में बेचा जा रहा है, क्रय मूल्य के 4/3 में बेचा जा रहा है तो उस वस्तु पर हमें कुल मिलाकर 33/3% का लाभ हो रहा है। हाँ कि नहीं? दोस्तों हमें समझ में आ गया। लेकिन एक बात फंसती है, हमें कैसे पता चलेगा कि नीचे वाला क्रय मूल्य है कि ऊपर वाला क्रय मूल्य है? हाँ कि ना? हमें कैसे पता चलेगा कि नीचे वाला विक्रय मूल्य है कि ऊपर वाला विक्रय मूल्य है? हाँ कि ना? हाँ। नीचे वाला अंकित मूल्य है कि ऊपर वाला अंकित मूल्य है? हमें कैसे पता चलेगा? हाँ कि ना? हाँ। मैंने कहा बहुत अच्छे, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। ठीक है। तो दोस्तों जिस चीज की बात होगी हमेशा उसकी वैल्यू ऊपर रहेगी। दोस्तों जिस चीज की बात होगी हमेशा उसकी वैल्यू ऊपर होगी। ठीक है। और जिसके साथ का की के लगा रहेगा उसकी वैल्यू नीचे होगी। दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन में कह रहा था कि राम किसी वस्तु को 7/5 में बेचता है। हाँ लोग यहाँ 7/5 में बेचता है। किसकी बात हो रही है? बेचने की बात हो रही है। तो इसलिए दोस्तों बेचने की अगर बात हो रही है तो सेलिंग जो प्राइस होगा, विक्रय मूल्य जो होगा, सेलिंग जो प्राइस होगा मतलब विक्रय मूल्य जो होगा वो ऊपर वाली वैल्यू होगी। क्या होगी? ऊपर वाली वैल्यू होगी। ठीक है। दोस्तों कह रहा था कि राम किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 7/5 में बेचता है। दोस्तों ये जो के आ रहा है वो किसके साथ आ रहा है? क्रय मूल्य के साथ आ रहा है। हाँ तो हाँ। दोस्तों जिसके साथ के आता है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे आती है। आप खुद देख लीजिए दोस्तों के किसके साथ आ रहा था? क्रय मूल्य के साथ आ रहा था। हाँ कि ना? हाँ। और क्रय मूल्य के साथ आने के कारण क्या हो रहा था कि नीचे वाली वैल्यू उसी की तो हो रही थी। हाँ समझ में आपको आया? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी आप यहाँ पर भी मैंने आपसे कहा था कि किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 4/3 में बेचा गया है तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? हाँ। तो दोस्तों आप खुद देखिए कि बात किसकी हो रही है? बेचने की हो रही है। बेचने की बात हो रही है इसलिए दोस्तों सेलिंग प्राइस जो है ऊपर वाला है। दोस्तों के किसके साथ आ रहा है? क्रय मूल्य के साथ आ रहा है। हाँ। इसलिए दोस्तों क्रय मूल्य हमेशा नीचे होगा। क्या होगा? नीचे होगा। अब दोस्तों आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आशा करता हूँ मुझे आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में चीजें आ गई होंगी। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों अभी तक जो हम x मान रहे थे अब उस x को मानने की भी जरूरत नहीं है। जो हम कह रहे थे कि बताइए 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, 30% की फ्रैक्शन क्या होगी, उस चीज को भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज आपका क्लियर हो जाता है दोस्तों, तो उस चीज को भी लिखने होने की जरूरत नहीं होगी। हम धड़ल्ले से बता सकते हैं कि भैया वस्तु का क्रय मूल्य था लेकिन इतने रुपए में बेचा गया है। वस्तु का विक्रय मूल्य था लेकिन वस्तु का इतने रुपए में बेचा गया और खरीदार को इतने रुपए में दिया है। हम धड़ल्ले से बता सकते हैं, हमें कोई रोक छेक नहीं है अगर ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने सामानों को यदि क्रय मूल्य के 9/11 में बेचा गया है कह रहा है कि 9/11 में बेचा गया हो तो बताइए उस व्यक्ति को सामानों को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि हुई है? हाँ कि ना? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने सामानों को यदि क्रय मूल्य के 9/11 में बेचा गया हो तो बताइए उस व्यक्ति को सामानों को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि हुई है? हाँ कि ना? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति था उसने अपने सामानों को एक व्यक्ति है और उसने अपने सामानों को क्रय मूल्य के 7/11 कह रहा है कि एक व्यक्ति है और उसने अपने सामानों को क्रय मूल्य के 9/11 में बेचता है। कह रहा है कि अपने सामानों को 9/11 में बेचता है। अगर दोस्तों वह व्यक्ति अपने सामानों को क्रय मूल्य के 9/11 में बेचता है तो इसका मतलब यही है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का प्राइस कुल मिलाकर 11 रुपए थी तो उस वस्तु को कुल मिलाकर 9 रुपए में बेचा गया था। हम लोग
दोस्तों आप मुझे बताइए, वस्तु का कुल प्राइस 11 रुपए था, अगर उस वस्तु को 9 रुपए में बेचा गया है तो कितने रुपए की हानि हुई है? हो गया 2 रुपए की हानि हुई है। हाँ कि नहीं? 2 रुपए की हानि हुई है। हाँ कि नहीं? कितने रुपए की हानि हुई है? हो गया 2 रुपए की हानि हुई है। लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा कि बताइए कितने रुपए की हानि हो रही है, हमसे कह रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। हाँ कि नहीं? दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि हानि प्रतिशत किसे कहते हैं। आप मुझे बताइए हानि प्रतिशत किसे कहते हैं? तो हमें देखिए, किसी वस्तु को बेचने पर हमें जितने रुपए का नुकसान होता है वो नुकसान की राशि क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है उसी को हम हानि प्रतिशत कहते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, आपने सामानों को बेचा, दोस्तों आपने सामान को बेचा और आपको 2 रुपए का नुकसान हो गया। हाँ दोस्तों 11 रुपए का सामान था और आपने उस सामान को बेचा तो 2 रुपए का नुकसान हो गया। हाँ तो पता कर लेते हैं दोस्तों, ये जो नुकसान हुआ है ये लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है? जितना प्रतिशत होगा उतने प्रतिशत हानि हुई होगी। हो गया हाँ दोस्तों 2 रुपए का नुकसान हुआ है। हम पता कर लेते हैं कि ये जो 2 रुपए का नुकसान हुआ है वो लागत मूल्य का कितना प्रतिशत था। दोस्तों लागत मूल्य कितना था? हो गया 11 था। ठीक है दोस्तों, हम पता कर लेते हैं कि ये जो 2 रुपए का नुकसान हुआ है ये लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं निकालता हूँ इसे, अगर दोस्तों मैं निकालता हूँ तो 18 सही 2/11 प्रतिशत आएगा। क्या आएगा? 18 सही 2/11 प्रतिशत आएगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उस व्यक्ति द्वारा सामानों को बेचने पर कुल मिलाकर 18 सही 2/11% की हानि हुई है। 18 सही 2/11% की हानि हुई है। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करा दिया था। दोस्तों आपको मैंने ये क्वेश्चन करा दिया था। हाँ आपको ध्यान होगा दोस्तों इसी क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से कराया था, एक परसेंटेज मेथड से, हाँ एक मैंने एक्स वाले मेथड से, एक दिमागी मेथड से करवाया था। हाँ कि ना? दिमागी मेथड से भी करवाया था और परसेंटेज वाले मेथड से भी करवाया था। हाँ करवाया था कि नहीं? कहोगे हाँ। आज दोस्तों आपका एक्स जो हमने एक्स माना था उस चीज को मुझे खत्म करना है। आज दोस्तों जो मैंने कल एक्स माना था उस चीज को खत्म करना है। इसलिए दोस्तों हम जो अभी को हमने सीखा है उस चीज का हम यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर उस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, उस चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सोचेंगे। ठीक है, प्रयास करेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई स्टॉल 200 रुपए में पिज्जा बेचता है, कह रहा है कि कोई स्टॉल है वो 200 रुपए में पिज्जा बेचता है, कह रहा है कि उसे 20% का नुकसान हो जाता है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, चाहे मैं 20% कहूँ चाहे 1/5 कहूँ, बात एक ही है। ठीक है, कह रहा है कि कोई स्टॉल जो है 200 रुपए में पिज्जा बेचते हैं, कह रहा है कि उसे 20% का नुकसान हो जाता है, मतलब 1/5 का नुकसान हो जाता है। हाँ कह रहा है कि अगर वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है, कह रहा है कि अगर वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। हाँ दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से नहीं कराऊंगा, ना ही दिमागी मेथड से कराऊंगा, क्योंकि मैंने पिछली वाली क्लास में इस क्वेश्चन को करवाया दोनों तरीके से। हम जो अभी को हमने सीखा उस मेथड का यहाँ पर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। कैसे मैं अप्लाई करता हूँ आप आइए देखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई स्टॉल जो है 200 रुपए में पिज्जा बेचता है, कह रहा है कि कोई स्टॉल जो है 200 रुपए में पिज्जा बेचता है। हाँ कह रहा है कि तो उसे 20% का नुकसान होता है, मतलब 1/5 का नुकसान होता है। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर उसे 20% का नुकसान होता है, पिज्जा को 200 रुपए में बेचने पर अगर 20% का नुकसान होता है तो पिज्जा को उसने बेचा कितने में होगा? 4/5 में बेचा होगा, 4/5 में बेचा होगा, 4/5 में बेचा होगा, क्रय मूल्य के 4/5 में बेचा होगा। हाँ हाँ दोस्तों अगर उसे 20% का नुकसान हो रहा है, 200 रुपए में पिज्जा बेचने पर उसे 20% का नुकसान हो रहा है, तो उसने पिज्जा को बेचा कितने में होगा?
अगर दोस्तों उससे 20% का नुकसान हो रहा है, मतलब 1/5 का नुकसान हो रहा है पिज्जा को बेचने पर, तो उसने बेचा कितने में होगा? पिज्जा को कहोगे 4/5 में बेचा होगा, क्रय मूल्य के 4/5 में बेचा होगा, क्रय मूल्य के 4/5 में बेचा होगा। हाँ ना, क्रय मूल्य के 4/5 में बेचा होगा। इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि पिज्जा जो है, पिज्जा की कीमत 5 रुपए थी, पिज्जे की कीमत 5 रुपए थी, तो उस पिज्जे को उसने 4 रुपए में बेच दिया है। हाँ ना, हाँ। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि पिज्जे की कीमत 5 रुपए थी, तो उस पिज्जे को उसने 4 रुपए में बेच दिया है, 4 रुपए में बेच दिया है। हाँ ना, हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 200 रुपए में बेचा है, मतलब 4 यूनिट बराबर 200 के। हाँ ना, हाँ। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो इतनी होगी। हाँ ना, हाँ। 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो इतनी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप मुझे बताइए पिज्जे की कीमत कितनी थी? पिज्जे की कीमत 5 यूनिट थी। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी, 5 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी। हाँ कि ना, हाँ, 5 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो पिज्जा की कीमत इतनी थी। हाँ कि ना, हाँ। मतलब देखा जाए तो पिज्जा की कीमत कितनी थी? इतनी थी। हाँ कि ना, हाँ। पिज्जा का जो प्राइस था इतना था। हाँ कि ना, हाँ। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर होगी, यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों आगे कह रहा है कि अगर वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? दोस्तों पिज्जे की कीमत, दोस्तों पिज्जा जो है इतने रुपए का है, दोस्तों पिज्जा इतने रुपए का है। हाँ ना, हाँ। कह रहा है कि अगर दुकानदार 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो बताइए पिज्जा को किस मूल्य पे बेचेगा? 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। हाँ ना, हाँ। चाहे मैं 10% कहूँ चाहे 1/10 कहूँ, बात एक ही है। कह रहा है कि अगर वह 10% का लाभ मतलब 1/10 का लाभ लेना चाहता है तो वह पिज्जा किस मूल्य पर उसे बेचना चाहिए? हाँ ना, हाँ। अगर दोस्तों 1/10 का लाभ लेना चाहता है तो आप मुझे बताइए, अगर वो 1/10 का लाभ लेना चाहता है तो वो किस मूल्य पर बेचेगा? कहोगे वो 11/10 में बेचेगा, क्रय मूल्य के 11/10 में बेचेगा। हाँ ना, हाँ। दोस्तों अगर वो 10% का मतलब 1/10 का लाभ लेना चाहता है तो वो पिज्जा को कितने में बेचेगा? कहोगे क्रय मूल्य के 11/10 में बेचेगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इतने रुपए में बेचेगा, इतने रुपए में बेचेगा। हाँ ना, यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों जीरो, अगर मैं एक 0 से 0 कैंसिल करता हूँ तो ये आएगा। हाँ ना, कहोगे हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं। अगर मैं 4 से इसे डिवाइड करता हूँ तो 5 आएगा। कहोगे हाँ, 5 आएगा। ठीक है, 5 × 5 = 25। हाँ ना, कहोगे हाँ। 25 की मल्टीप्लाई, दोस्तों 25 की मल्टीप्लाई अगर मैं 11 से करता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे 5, 7 और 275 आएगा। क्या आएगा? 275 आएगा। हाँ ना, क्या आएगा दोस्तों? 275 आएगा। मतलब यही है कि अगर दुकानदार 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है, 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे पिज्जे को 275 रुपए में बेचना चाहिए, 275 रुपए में बेचना चाहिए। हाँ ना, हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर दिमागी मेथड में हमने एक्स मान के सोल्व किया था, लेकिन हमने यहाँ पर एक्स मान का सोल्व नहीं किया है, हमने और एडवांस लेवल पर जाकर इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया है। हाँ ना, हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आपको अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम इसी मेथड से सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अभी हमने दिमागी मेथड से सोल्व किया था, परसेंटेज वाले मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया था, क्योंकि परसेंटेज वाले मेथड से करने में इस क्वेश्चन को हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता। हाँ ना, हो गया। दोस्तों दिमागी मेथड से हमने सोल्व किया था, मतलब एक्स मान के सोल्व किया था, हमें उस मेथड से नहीं करना, हम इस मेथड से अप्लाई करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि किसी वस्तु को 12,300 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 9 सही 1/11% की हानि होती है, मतलब 1/11 की हानि होती है। ठीक है, कह रहा है कि अगर वह 20% का लाभ पर, कह रहा है कि अगर वह 20% लाभ पर बेचना चाहे तो बताइए उससे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। हाँ ना, दोस्तों एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12,300 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 9 सही 1/11% की हानि होती है, मतलब 1/11 की हानि होती है। अगर दोस्तों किसी वस्तु को 12,300 में बेचने पर 1/11 की हानि हो रही है, 1/11 की हानि हो रही है, तो वस्तु को वो कितने रुपए में बेच रहा होगा? कहोगे 10/11 में बेच रहा होगा, क्रय मूल्य के 10/11 में बेच रहा होगा। वस्तु को वो क्रय मूल्य के 10/11 में बेच रहा होगा, क्रय मूल्य के 10/11 में बेच रहा होगा। हाँ ना, बोले। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का प्राइस 11 रुपए में था, वस्तु का प्राइस 11 रुपए था, तो उस वस्तु को वो 10 रुपए में बेच रहा था। हाँ क्या, 10 रुपए में बेच रहा था। हाँ कि ना, हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 12,300 रुपए में बेचा जा रहा है वस्तु को, मतलब 10 यूनिट बराबर 12,300 में। हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितनी को? 1 यूनिट बराबर इतने की, 1 यूनिट बराबर इतने की। हाँ दोस्तों वस्तु का प्राइस क्या था? 11 था। वस्तु का प्राइस कितना था? 11 यूनिट था। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर इतने के है, 1 यूनिट बराबर इतने के है,
तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, को भैया मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैंने मल्टीप्लाई कर दी। तो दोस्तों ये क्या है, को भैया ये एक तरह से देखा जाए तो वस्तु का प्राइस था, वस्तु का प्राइस था। हाँ ना, तो दोस्तों ये सब आपको लिखने की जरूरत है, को भैया नहीं, आप तो ऐसे ही डायरेक्ट मार सकते हैं, को भैया हाँ। दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो ये वस्तु का क्या है, प्राइस है। हाँ कह रहा है कि अगर वह 20% का लाभ पर बेचना चाहे, कह रहा है कि जो वस्तु है, कह रहा है कि जो वस्तु है अगर 20% लाभ पर बेचना चाहे तो बताइए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। हाँ कह रहा है कि अगर वह, दोस्तों वस्तु का प्राइस कितना है, इतने रुपए तो है, तो हाँ दोस्तों वस्तु का प्राइस क्या है, इतने रुपए है। हाँ कह रहा है कि अगर वह वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहे, मतलब 1/5 के लाभ पर बेचना चाहे तो बताइए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। दोस्तों कह रहा है कि अगर वस्तु को 20% लाभ पर, मतलब 1/5 के लाभ पर बेचना चाहे तो बताइए किस मूल्य पर उसे बेचना चाहिए। दोस्तों अगर वो 1/5 का लाभ लेना चाहता है तो वो किस मूल्य पर बेचेगा, तो 6/5 में बेचेगा, क्रय मूल्य के 6/5 में बेचेगा। अगर वो 20% का लाभ लेना चाहता है, मतलब 1/5 का लाभ लेना चाहता है तो वस्तु को कितने में बेचेगा, हो गया क्रय मूल्य के 6/5 में बेचेगा, मतलब इतने रुपए में बेचेगा, हो गया हाँ इतने रुपए में बेचेगा। अब दोस्तों हम काटा पीटी मचा सकते हैं। दोस्तों पहले भी आप काटा पीटी मचा सकते थे, कोई रोक छेक नहीं है। अब भी आप नहीं काटा पीटी बचाओगे पहले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 16,236। आप कर लेना मल्टीप्लाई, ठीक है, 16,236 आएगा। आप काटा पीटी पहले मचा लेते हैं तो बड़ा भाग आसान हो जाएगा, नहीं मचा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप आगे भी कर सकते हो। हाँ क्या होगा, अगर काटा पीटी में मचाता हूँ उसके बाद मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16,236 आएगा। मतलब यही है कि अगर वह 20% का लाभ पर बेचना चाहता है तो उसे कुल मिलाकर 16,236 रुपये में बेचना चाहिए। क्या 16,236 रुपये में बेचना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने सामानों को 20% लाभ पर बेचना चाहता है तो उसे कुल मिलाकर वस्तु को 16,236 रुपये में बेचना चाहिए। हाँ हो गया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी मैंने फ्रैक्शन वाले मेथड से, दिमागी मेथड से और परसेंटेज वाले मेथड से कराया था। हाँ अब इस मेथड से भी आप देख लीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई विक्रेता 69 रुपए में एक तरबूज बेचता है, कह रहा है कि तो उसे 8% का नुकसान होता है। 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25, मतलब 2/25 का नुकसान होता है। अगर 2/25 का नुकसान होता है तो वो एक तरह से तरबूज को 23/25 में बेच रहा होगा। हाँ लोग हाँ क्रय मूल्य के 23/25 में बेच रहा होगा, ठीक है। कह रहा है यदि वह 16% मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे वह तरबूज किस कीमत पर बेचना चाहिए, उसे तरबूज किस कीमत पर बेचना चाहिए। हाँ लोग कह रहा है दोस्तों एक विक्रेता है और वो 69 रुपए में एक तरबूज बेचता है। कह रहा है कि जब बेचता है वो तरबूज उसे 8% का नुकसान होता है। 8% की फ्रैक्शन दोस्तों होती है 2/25, मतलब 2/25 का उससे नुकसान होता है। हाँ ना अगर दोस्तों 2/25 का, अगर दोस्तों तरबूज को बेचने पर 69 रुपए में बेचने पर तरबूज को उससे 8% का, मतलब 2/25 का नुकसान होता है तो वो बेचता कितने में है तरबूज को, 23/25 में बेचता है। क्रय मूल्य के 23/25 में बेचता है, क्रय मूल्य के 23/25 में बेचता है। हाँ इसका मतलब दोस्तों यही है कि इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का प्राइस, यदि तरबूज का प्राइस कुल मिलाकर 25 यूनिट था तो वो तरबूज को कुल मिलाकर 23 यूनिट में बेचता था। हाँ ना 23 यूनिट में बेचता था। हाँ ना 23 यूनिट में बेचता था। हाँ ना हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया तरबूज को 69 रुपए में बेचता है, मतलब 23 यूनिट बराबर 69 की हो गया। हाँ 23 यूनिट बराबर 69 की हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितने का हो गया, 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 3 की, 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 3 की। हाँ ना 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 3 की, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों वस्तु की कीमत, तरबूज की कीमत कितनी थी, कहोगे तरबूज की कीमत देखा जाए तो 25 यूनिट थी। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर 3 के है, 1 यूनिट बराबर 3 के है, 1 यूनिट बराबर 3 के है तो 25 यूनिट बराबर कितने की, कहोगे 75 की। हाँ मतलब देखा जाए तो तरबूज की जो कीमत थी वो 75 रुपये थी। मतलब देखा जाए तो तरबूज की जो कीमत थी वो कितनी थी, कहोगे 75 रुपये थी। क्या थी, 75 रुपये थी। हाँ क्या हो गया। हाँ बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों तरबूज की कीमत कुल मिलाकर 75 रुपये थी। हाँ क्या तरबूज की जो कुल कीमत थी वो 75 रुपये थी।
ठीक है। कह रहा है कि अगर वह कह रहा है कि यदि वह 16% का मुनाफा कमाना चाहता है, कह रहा है कि जो तरबूज है कह रहा है कि जो तरबूज है अगर उस पर तरबूज दोस्तों कुल मिलाकर 75 रुपए का था, तरबूज का जो प्राइस था, तरबूज का जो लागत मूल्य था वो 75 रुपए था। कह रहा है कि अगर तरबूज पर कह रहा है कि अगर वो तरबूज को 16% लाभ पर बेचकर मुनाफा कमाना चाहता है तो बताइए तरबूज को किस कीमत पर बेचना चाहिए। हाँ दोस्तों 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25 होती है। हाँ 4/25 होती है। दोस्तों कह रहा है कि अगर वह तरबूज को 16% लाभ पर मतलब 4/25 के लाभ पर बेचना चाहता है, 4/25 के लाभ पर बेचना चाहता है तो बताइए उसे तरबूज को किस कीमत पर बेचना चाहिए। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर वो 4/25 के लाभ पर बेचना चाहता है तो वो तरबूज को किस कीमत पर बेचेगा। कहोगे क्रय मूल्य के 29/25 में बेचेगा। हाँ ना, क्रय मूल्य के 29/25 में बेचेगा मतलब कहोगे मतलब इतने रुपए में वो तरबूज को बेचेगा। हाँ ना, इतने रुपए में तरबूज को बेचेगा। हाँ ना, अगर दोस्तों मैं करता हूँ तो 25 3 75 3 आया और 3 की मल्टीप्लाई मुझे 29 से करनी है। हाँ 30 की मल्टीप्लाई 29 से करनी है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा 3 दूनी 27 के साथ 2 कभी 3 दूनी 87। हाँ मतलब कहोगे मतलब यही है कि यदि विक्रेता तरबूज पर 16% का मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे तरबूज को 87 रुपए में बेचना चाहिए। हाँ ना होगा 87 रुपए में बेचना चाहिए। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, एक पैसे का भी घबराना नहीं है, एक पैसे का भी आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये सब आप अपने दिमाग में नहीं लिखोगे, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट ये चीज लिखोगे और आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर समझाना रहता है इसलिए मैं लिखता हूँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 12,000 में बेचने पर 16 सही 2/3% की हानि होती है, मतलब 1/6 की हानि होती है। हाँ कह रहा है कि यदि वस्तु पर 12 सही 1/2% का लाभ कमाना हो, कह रहा है कि यदि वस्तु पर कुल मिलाकर 12 सही 1/2% का लाभ कमाना हो तो बताइए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। हाँ कह रहा है कितने रुपए में बेचना चाहिए, यही तो कह रहा है। हाँ कह रहा है दोस्तों किसी वस्तु को 12,000 में बेचने पर 16 सही 2/3% की हानि होती है। हाँ कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर 16 सही 2/3% की हानि होती है, मतलब 1/6 की हानि होती है। अगर दोस्तों वस्तु को 12,000 में बेचने पर 1/6 की हानि होती है तो वस्तु को वो बेच कितने रुपए में रहा है। कहोगे 5/6 में बेच रहा है, क्रय मूल्य के 5/6 में बेच रहा है। हाँ क्रय मूल्य के 5/6 में बेच रहा है। हाँ मतलब ये कि यदि वस्तु का प्राइस 6 रुपए था तो वो वस्तु को 5 रुपए में बेच रहा है, 5 यूनिट में बेच रहा है। हाँ अगर वस्तु का प्राइस कुल मिलाकर 6 यूनिट था तो वो वस्तु को 12 रुपए में बेच रहा है। हाँ लेकिन इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि वस्तु का प्राइस 6 रुपए था तो वो वस्तु को कुल मिलाकर 5 यूनिट में बेच रहा है। हाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 12,000 में बेच रहा है, मतलब 5 यूनिट बराबर 12,000 की। हाँ 5 यूनिट बराबर 12,000 की, तो 1 यूनिट बराबर कितनी की हो गया, इतने की। 1 यूनिट बराबर इतने की। हाँ दोस्तों वस्तु का प्राइस कितना हो गया, 6 यूनिट था। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर इतने के तो 6 यूनिट कितने के हो गए, 6 यूनिट देखा तो इतने के। हाँ मतलब देखा जाए तो वस्तु की जो कीमत थी इतने रुपए थी, आप काटा पीटी मचाकर आगे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए, हम बाद में काटा पीटी मचा लेंगे। ठीक है, तो वस्तु की कीमत कितनी थी, कहोगे इतनी थी। हाँ आगे कह रहा है यदि वस्तु पर 12 सही 1/2% का लाभ कमाना हो, 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8। कह रहा है कि यदि वस्तु पर 12 सही 1/2% का लाभ कमाना हो, मतलब 1/8 का लाभ कमाना हो तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। आप खुद दोस्तों बताइए, अगर हमें 1/8 का लाभ कमाना है, तो हमें वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। कहोगे देखिए अगर आपको 1/8 का लाभ कमाना है तो वस्तु को हमें 9/8 में बेचना चाहिए, क्रय मूल्य के 9/8 में बेचना चाहिए, मतलब इतने रुपए में बेचना चाहिए। कहोगे हाँ इतने रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम काटा पीटी भी मचा लेते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों मैं 5 से इसे काटता हूँ, 5 दूनी 10। हाँ कितना बचा, कहोगे 4 बचा। 5 कितना बचा, कहोगे 5 दूनी 2 बचा। हाँ 2 बचा, 2 यहाँ पर गया, 5 और 20। हाँ डबल 0 वैसे आ गया। ठीक है, अब दोस्तों मैं 8 से काट लेता हूँ, ठीक है 8 से काट लेता हूँ। 8 तियाँ 24, 300 आया। हाँ 300 आया। हाँ 6 तियाँ 18। हाँ 6 तियाँ 18 या 6 नहीं में 54 गुणे 3 कर लेते हैं।
3 चौक 12 के 2 हासिल लगेगी, 3 5 15 16। हाँ कि ना, क्या आया हो गया 16,200 आया। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 16,200 आएगा। क्या आएगा 16,200 आएगा। हाँ कि ना, मतलब दोस्तों यही है कि यदि वो वस्तु पर 12.5% का लाभ कमाना चाहता है, वस्तु पर 12.5% का लाभ कमाना चाहता है, 12.5% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे वस्तु को कुल मिलाकर 16,200 रुपये में बेचना चाहिए। 16,200 रुपये में बेचना चाहिए। हाँ कि ना, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप एक्स वाले तरीके से दिमागी मेथड से आप कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आइए हम उससे भी कर देते हैं जिससे थोड़ा और संतुष्टि हो जाए हमारे अंदर। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए वस्तु की जो कीमत थी, वस्तु की जो कीमत थी 100 रुपये थी। ठीक है दोस्तों, जो वस्तु थी उससे 12,000 में बेचा गया है, और 12,000 में बेचने पर 16 सही 2/3% की हानि हो रही है। हाँ लोग, 16 सही 2/3% की हानि हो रही है। अगर 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है, मतलब 1/6 की हानि हो रही है। अगर दोस्तों 12,000 में वस्तु को बेचने पर 12,000 में वस्तु को बेचने पर 1/6 की हानि हो रही है, तो वस्तु को बेचा कितने रुपए में जा रहा होगा? ये 5/6 में बेचा जा रहा होगा। क्रय मूल्य के 5/6 में बेचा जा रहा होगा, मतलब इतने रुपए में बेचा जा रहा होगा। हाँ कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 12,000 में बेचा जा रहा है, मतलब इतने रुपये में बेचा जा रहा है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 5 से अगर मैं काटता हूँ तो 5 दूनी 10, मैंने कहा ठीक है, कभी 5 चौक 20, मैंने कहा ठीक है, कभी 00 हो गया। देखिए अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो हमें 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 6 चौक 24 के 4, 2 कैरी लिखा। हाँ क्योंकि 6 दूनी 12, 144 00। मतलब देखा जाए तो वस्तु की कीमत जो थी 14,400 थी। दोस्तों हमने यहाँ पर कीमत निकाल ली है। हम लोग ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर कीमत नहीं निकाल सकते थे, लेकिन हमने वहाँ पर जानबूझ के निकाला नहीं। हाँ लोग, वहाँ पर भी हम कीमत निकाल सकते थे, यहाँ पर हमने कीमत निकाली है, वहाँ पर भी निकाल सकते थे, लेकिन जानबूझ के हमने निकाला नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार देखा जाए तो वस्तु की कीमत कितनी थी। हाँ लोग, यहाँ कह रहा है कि अगर वस्तु पर 12.5% का लाभ कमाना हो तो बताइए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। हाँ लोग, यहाँ 12.5% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब 1/8 का लाभ कमाना चाह रहा है। अगर दोस्तों 1/8 का लाभ कमाना चाहता है तो उससे वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? उस वस्तु को देखा जाए तो 9/8 में बेचेगा। क्रय मूल्य के 9/8 में बेचेगा, मतलब इतने रुपए में बेचेगा। हो गया। अगर दोस्तों मैं काटा पीटी मचाता हूँ, उसके बाद मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 16,200। मतलब यही है कि अगर उस वस्तु पर 12.5% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे वस्तु को कुल मिलाकर 16,200 रुपये में बेचना होगा। 16,200 रुपये में बेचना होगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आपको अच्छी तरीके से आ रही है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपये में बेचता है तो उसे 24% का नुकसान होता है। 24% का नुकसान होता है। हाँ कह रहा है यदि वह 14% लाभ कमाना चाहता है, यदि वह 14% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर नारियल बेचना चाहिए। हाँ कि ना? हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि पिछले क्वेश्चन में हमने परसेंटेज मेथड यूज क्यों नहीं किया। परसेंटेज मेथड दोस्तों मैं यूज कर सकता था, लेकिन अगर मैं यूज करता तो मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता, मुझे बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। इसलिए दोस्तों मैंने परसेंटेज मेथड अप्लाई नहीं किया, मैंने दिमागी मेथड और जो अभी को हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उस मेथड का हमने प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपये में बेचता है तो उससे 24% का नुकसान होता है। हाँ यहाँ कह रहा है यदि वह 14% का लाभ कमाना चाहता है तो उससे नारियल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ये जो कह रहा है हाँ ठीक है दोस्तों, नारियल का मूल्य जो होता है दोस्तों, नारियल की जो कीमत होगी अपने आप में 100% होगी। हाँ नारियल की जो कीमत होगी अपने आप में 100% होगी। हाँ दोस्तों, जब नारियल को बेचा गया जब दोस्तों नारियल को बेचा गया तो उसे 24% का नुकसान हो गया। 24% का नुकसान हो गया दोस्तों। बस नारियल की कीमत 100% थी और बेचने पर 24% का नुकसान हो गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो नारियल एक तरह से देखा जाए तो 76% में ही बेचा गया है। 76% में बेचा गया है। हाँ 76% में बेचा गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 24 रुपये में बेचा गया है, मतलब 76% बराबर 24। हाँ तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 1% की वैल्यू इतनी है। हाँ ठीक है दोस्तों, 1% की वैल्यू कितनी है? हो गई इतनी है।
कह रहा है कि यदि वह 14% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। दोस्तों नारियल की कीमत अपने आप में 100% हाँ में भी हाँ, अगर दोस्तों वो 14% का लाभ कमाना चाहता है, 100% की कीमत है नारियल की हाँ में भी हाँ, अगर उस पर वो 14% का लाभ कमाना चाहता है तो बताइए नारियल कितने रुपए में बेचेगा? कभी 114% में बेचेगा, नारियल 114% में बेचेगा। दोस्तों 1% की वैल्यू ये है तो 114% की वैल्यू कितनी होगी? कभी इतनी होगी, मतलब नारियल को वास्तव में देखा जाए तो इतने रुपए में वो बेचेगा हाँ में भी हाँ, इतने रुपए में बेचेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों हम काटा पीटी मचा लेते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर काटा पीटी मचा लेते हैं। दोस्तों अगर मैं 4 से काटता हूँ तो 4 6 24, इसे 4 से काटता हूँ तो 4 1 4, 4 9 36 हाँ कितना हो गया हाँ, 19 25 95, 19 छक्का 114 होता है तो 6 आएगा। यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 क्या आएगा? 36 आएगा। मतलब हो गया, मतलब यही है कि यदि वो 14% का लाभ कमाना चाहता है, 14% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे नारियल को 36 रुपये में बेचना चाहिए, 36 रुपये में बेचना चाहिए। यहाँ पर आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आपको अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम जो हमने अभी को कॉन्सेप्ट सीखा था उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर लेते हैं जिससे हमारे अंदर और क्रिएटिव आ जाए। दोस्तों मेरा कहना है कि आपको जहाँ पर आसान लगे वो मेथड का प्रयोग करिए। मैं आपको इसलिए मेथड सिखा रहा हूँ कि जो आपको दिल करे वो उस मेथड का प्रयोग करिए। आप परसेंटेज वाले मेथड पर डिपेंड मत रहिए। आप फ्रैक्शन वाले मेथड को सीख चुके हैं तो फ्रैक्शन मेथड को अप्लाई करिए, दिमागी मेथड को सीख चुके हैं तो दिमागी मेथड का उपयोग करिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई विक्रेता कह रहा है कि कोई विक्रेता जो है नारियल को 24 रुपये में बेचता है हाँ कह रहा है कि उसे 24% का नुकसान होता है। 24% की फ्रैक्शन जो होती है दोस्तों, 24% की फ्रैक्शन जो होती है 6/25 होती है। क्या होती है? 6/25 होती है हाँ ठीक है दोस्तों नारियल विक्रेता था दोस्तों, एक नारियल विक्रेता था, वो 24 रुपये में नारियल को बेचता है हाँ जिससे उसे 24% का नुकसान होता है, मतलब 6/25 का नुकसान होता है। अगर दोस्तों नारियल को बेचने पर उसे 6/25 का नुकसान होता है तो नारियल को बेच कितने रुपये में रहा है? तो भैया 19/25 में बेच रहा है, क्रय मूल्य के 19/25 में बेच रहा है हाँ क्रय मूल्य के 19/25 में बेच रहा है हाँ। इसका मतलब दोस्तों ये कि यदि नारियल का मूल्य 25 रुपये था तो उस नारियल को वो 19 रुपये में बेच रहा है, उस नारियल को वो 19 रुपये में बेच रहा है हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया नारियल को 19 में नहीं बेचा जा रहा है, 24 में बेचा जा रहा है, मतलब 19 बराबर है 24 के तो यहाँ तो एक अगर 19 बराबर 24 के अगर 19 बराबर है 24 के तो एक यूनिट बराबर कितनी हो गई? एक यूनिट बराबर देखा जाए तो इतनी हाँ दोस्तों नारियल की कीमत कितनी थी? नारियल की कीमत हमारे अनुसार तो 25 थी। अगर दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इतनी होगी। मतलब नारियल देखा जाए तो नारियल की कीमत इतने रुपये थी, नारियल की कुल कीमत इतने रुपये थी हाँ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आप खुद देख रहे होंगे दोस्तों, आप खुद देख रहे होंगे ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वह 14% का लाभ कमाना चाहता है, 14% की फ्रैक्शन दोस्तों होती है 14% की फ्रैक्शन होती है 7/50। कह रहा है कि यदि वह 14% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब 7/50 का लाभ कमाना चाहता है तो बताइए उसे नारियल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर वो 7/50 का लाभ कमाना चाहता है तो वो नारियल को किस मूल्य पर बेचेगा? वो 57/50 में बेचेगा, क्रय मूल्य के 57/50 में बेचेगा हाँ हो गया, क्रय मूल्य के 57/50 में बेचेगा। अगर वो नारियल को 14% लाभ अगर नारियल पर वो 14% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे नारियल को 57/50 में बेचना होगा हाँ मतलब इतने रुपये में बेचना होगा हाँ हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 25 दूना 50 हाँ यहाँ 19 3 57 2 बरहिया में 12 3 36 क्या है 36 है। मतलब दोस्तों यही है कि यदि वह 14% का लाभ कमाना चाहता है नारियल पर वो 14% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे नारियल को 36 रुपये में बेचना चाहिए, 36 रुपये में बेचना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आपको अच्छी तरीके से आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, एक्स वाले मेथड से भी इसी प्रकार हम कर सकते हैं, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको दोस्तों एक्स वाला मेथड आपको स्किप करना होगा। ठीक है, मैं दोस्तों ऐसा इसलिए करा रहा था वहाँ पर एक्स वाला मेथड क्योंकि मुझे उस चीज़ का आगे उपयोग करना है, इसलिए मैं वहाँ पर सिखा रहा था। अब दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर क्रय मूल्य दिया है और आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो आप जो दिमागी मेथड है वहाँ पर बहुत तेजी से अप्लाई करेंगे। आप वहाँ पर कुछ सोचेंगे नहीं, जो हमारा फ्रैक्शन बन के आएगा वहीं पर मार देंगे, खत्म हो जाएगा। हाँ क्लियर हो गया। हाँ, वहाँ पर आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है।
आपको वहाँ सोचने की जरूरत नहीं होगी। क्रय मूल्य दिया और विक्रय मूल्य निकालना, तो वहाँ पर तुरंत आप लपेट देंगे क्वेश्चन को। हाँ क्लियर हो गया। और ऐसा नहीं है कि हम आगे प्रयोग नहीं करेंगे, उस चीज़ का हम आगे प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छी जगह प्रयोग करेंगे जो हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपये में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। कह रहा है कि यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर नारियल को बेचने होंगे। हाँ दोस्तों, एक नारियल विक्रेता था, उसने 14.4 रुपये में नारियल बेचता है, 14.4 रुपये में नारियल बेचता। कह रहा है कि उसे 10% का नुकसान होता है। कह रहा है यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर नारियल बेचने होंगे। दोस्तों जो नारियल की कीमत होगी अपने आप में 100% होगी। दोस्तों नारियल की कीमत अपने आप में 100% थी। जब दोस्तों नारियल को बेचा गया तो बेचने पर उसे 10% का नुकसान हो गया। मतलब एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों नारियल की कीमत 100% थी, लेकिन जब बेचा तो 10% का नुकसान हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो नारियल जो है 90% में बेचा गया है। क्या 90% में बेचा गया है? हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 14.4 रुपये में बेचा गया है, मतलब 90% बराबर 14.4 की होगी। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू इतनी होगी। दोस्तों नारियल की कीमत क्या थी? नारियल की कीमत 100% थी अपने आप में। अगर दोस्तों 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? इतनी होगी। हाँ कि ना होगी? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। दोस्तों नारियल की कीमत कितनी है? इतनी है। हाँ कि ना? नारियल की कीमत कितनी है? इतनी है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसे सोल्व करना चाहता हूँ तो सोल्व कर सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं सोल्व भी कर ले रहा हूँ। 9 1 9 9 9 1 9 9 1 9 9 5 बचा। हाँ कि ना? 9 6 54। इस प्रकार देखा जाए तो नारियल की वास्तविक कीमत इतने रुपए है। हाँ कि ना? नारियल की वास्तविक कीमत इतने रुपए है। कह रहा है कि यदि 25% का लाभ कमाना चाह रहा है तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। 25% की फ्रैक्शन 1/4। कह रहा है कि अगर वो 1/4 का लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर वो 1/4 का लाभ कमाना चाहता है तो वो किस मूल्य पर बेचेगा? 5/4 में बेचेगा, क्रय मूल्य के 5/4 में बेचेगा। मतलब कितने रुपए में बेचेगा। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर दिमागी मेथड हम बहुत तेजी से अप्लाई कर रहे हैं। हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 4-5 करें। हाँ ना करें। हाँ, दिमागी मेथड से हम तेजी से अप्लाई करके बता दे रहे हैं, यही फायदा है दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसे करता हूँ तो आएगा 4 4 5 20। क्या आएगा? 4 5 20। हाँ 4 5 20। यार पूरा गड़बड़ कर दिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपये में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। कह रहा है यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर नारियल को बेचने होंगे। हाँ ना? ये तो कह रहा है। दोस्तों नारियल की जो कीमत होगी अपने आप में 100% होगी। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों नारियल की कीमत अपने आप में 100%। और मानने की क्या जरूरत है, ये तो होता ही है, हर चीज अपने आप में 100% होता है। नारियल की जो कीमत होगी वो भी अपने आप में 100% होगी। ठीक है दोस्तों, नारियल की कीमत अपने आप में 100% थी। कह रहा है कि जब एक नारियल विक्रेता अपने सामान को कह रहा है कि अपने नारियल को 14.4 रुपये में बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। दोस्तों नारियल की कीमत अपने आप में 100% थी, लेकिन जब उसे बेचा नारियल को 10% का नुकसान हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो नारियल को उसने 90% में ही बेचा होगा। हाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यह 14.4 रुपये में बेचा गया, मतलब 90% बराबर 14.4 के। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो 1% की वैल्यू देखा जाए तो इतनी होगी। ठीक है, 1% की वैल्यू देखा जाए तो इतनी होगी। हाँ कि ना? हो गया, यहाँ तक चीजें क्लियर है। हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, 1% की वैल्यू कितनी है? इतनी है। ठीक है, अगर दोस्तों हमें वस्तु का प्राइस निकालना होता, नारियल की कीमत निकालनी होती तो हम सीधे 100% से मल्टीप्लाई कर देते, नारियल की कीमत आ जाती। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपना कैलकुलेशन फास्ट करना है, इसलिए ऐसा नहीं करना है। जो हमसे पूछ रहा है हम सीधे उसकी चलते हैं। हमें परसेंटेज की वैल्यू पता है तो हम परसेंटेज से कुछ भी निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर 1% की वैल्यू पता है तो हम डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों अगर वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। दोस्तों नारियल की कीमत 100% है। हो गया। अगर दोस्तों वो 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने कीमत पे बेचने चाहिए। हो गया। अगर दोस्तों नारियल को वो 25% का लाभ कमाना चाहता है तो किस कीमत पर बेचेगा। हो गया, 125% में बेचेगा। हाँ हो गया। अगर दोस्तों वो 25% का लाभ कमाना चाहता है तो नारियल को किस कीमत पर बेचना चाहिए। हो गया, 125% में बेचना चाहिए। हाँ हो गया। दोस्तों 1% की वैल्यू ये है तो 125% की वैल्यू कितनी होगी। 125% की वैल्यू ये होगी। हाँ हो गया। दोस्तों यहाँ पर एक जीरो बढ़ गया। हाँ हो गया। अब दोस्तों इससे मैं सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों अगर मैं 9 से इसे डिवाइड करता हूँ तो 9 1 9 हाँ हो गया। 9 5 45 9 6 54 16 आ गया। हाँ हो गया। ठीक है, इसे अगर मैं डिवाइड करता हूँ 25 5 125 25 चौका 100 हाँ हो गया। 4 से अगर मैं करता हूँ तो 4 आ गया। इस प्रकार देखा जाए तो 20 आया। क्या आया? 20 आया। हाँ
20 आया। मतलब क्या है कहोगे, मतलब ये कि यदि वो 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उससे नारियल को 20 रुपये में बेचना चाहिए। हाँ बेचना होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आपको अच्छी तरीके से आया हो। अब आइए दोस्तों, हम जो मेथड सीखे थे उस मेथड का भी उपयोग कर लेते हैं। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स वाला मेथड कहाँ पर आपको प्रयोग करना है, कहाँ पर नहीं करना है। मैं एक्स वाला मेथड अभी तक इसलिए बता रहा था क्योंकि मैं नहीं सोच रहा था कि अब मुझे नहीं लग रहा था कि बताना चाहिए, लेकिन अब मुझे लगा कि हाँ अब बताने का उचित समय है, इसलिए मैंने अब बताया है चीज़ों को। क्योंकि मैं उस समय अगर बता देता, अगर उस समय बताता आपको तो आपके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती, इसलिए मैंने वहाँ पर उचित बचा आपको बताना उचित समझा ही नहीं। ठीक है, अब दोस्तों हम इससे अपने मेथड से भी कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपये में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। हाँ यहाँ मतलब 10 का नुकसान होता है। कह रहा है यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे नारियल को किस कीमत पर बेचना है। हाँ दोस्तों, एक नारियल विक्रेता था, जब उसने नारियल को बेचा तो जब दोस्तों उसने नारियल को 14.4 रुपये में बेचा तो उसे 10% का नुकसान हो गया, मतलब 1/10 का नुकसान हो गया। अगर दोस्तों 1/10 का नुकसान हो गया तो उसने नारियल को कितने में बेचा, तो अगर दोस्तों नारियल को बेचने पर उसे 10% का नुकसान हो रहा है तो नारियल को बेच कितने रुपए में रहा है, क्योंकि 9/10 में बेच रहा है, 9/10 में बेच रहा है, क्रय मूल्य के 9/10 में बेच रहा है। हाँ इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि नारियल का प्राइस 10 रुपये था तो वो नारियल को 9 रुपये में बेच रहा है। हाँ अगर नारियल का प्राइस 10 रुपये था तो वो नारियल को 9 रुपये में बेच रहा है। हाँ लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 14.4 रुपये में बेच रहा है। हम कह रहे हैं कि भैया 9 रुपये में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 14.4 रुपये में, मतलब 9 यूनिट बराबर 14.4 की हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी हो गया। दोस्तों नारियल का प्राइस क्या है, 10 यूनिट है। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो इतनी होगी। ठीक है, परसेंट से ये वाला जीरो कैंसिल। हाँ यहाँ अगर दोस्तों मैं करता हूँ काटा पीटी मचाता हूँ तो 16 आ गया, ना काटा पीटी मचाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ किस प्रकार देखा जाए तो नारियल की कीमत क्या है, इतने रुपये है। नारियल की कीमत क्या है, इतने रुपये है। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया। कह रहा है यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर नारियल को बेचने होंगे। दोस्तों 25% की फ्रैक्शन 1/4 कह रहा है कि 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। 25% कहूँ चाहे 1/4 कहूँ बात ही है। कह रहा है यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे नारियल को किस कीमत पर बेचना चाहिए। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर वो 25% का लाभ मतलब 1/4 का लाभ कमाना चाहता है, अगर वो 1/4 का लाभ कमाना चाहता है तो उसे नारियल को किस कीमत पर बेचना चाहिए। कहोगे देखिए, अगर वो 1/4 का लाभ कमाना चाहता है तो उसे नारियल को 5/4 क्रय मूल्य के 5/4 में बेचना चाहिए। हाँ मतलब देखा जाए तो नारियल को इतने रुपये में बेचना चाहिए अगर वो 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो अगर काटा पीटी में चाहता हूँ तो आएगा 20। मतलब यही है कि अगर वो नारियल पर 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे नारियल को 20 रुपये में बेचना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यदि वो नारियल में कुल मिलाकर 25% का लाभ कमाना चाहता है तो वो उसे नारियल को 20 रुपये में बेचना चाहिए। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको प्रॉपर। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यापारी 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है। कह रहा है व्यापारी है, कह रहा है 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है। हाँ कह रहा है उससे अनाज का 20% भाग जो है व्यर्थ हो जाता है। 20% की फ्रैक्शन जो होती है 1/5, मतलब 1/5 भाग व्यर्थ हो जाता है। अगर दोस्तों 1/5 भाग व्यर्थ हो जाता है तो कितना भाग बचता है, कहोगे 4/5 भाग बचता है। 4/5 भाग बचता है। हाँ अगर दोस्तों 20% भाग व्यर्थ हो जाता है तो कितना भाग बचता है, कहोगे 4/5 भाग बचता है। 4/5 भाग बचता है। हाँ कह रहा है कि वह शेष अनाज को किस तरह से बेचने की, कह रहा है कि वह शेष अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है कि ताकि वह 40% का लाभ कमा सके। कह रहा है कि वह शेष अनाज को इस प्रकार से बेचने की योजना बनाता है कि जिससे वह 40% का लाभ कमा सके। कह रहा है कि बताइए उसे किस कीमत पर प्रति किलोग्राम अनाज को बेचना चाहिए। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी था, वो 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है। हाँ ज्वार खरीदता है। कह रहा है कि ज्वार खरीदता है, कह रहा है कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है। कह रहा है कि उस अनाज का 20% भाग व्यर्थ हो जाता है। कह रहा है लेकिन उस अनाज का 20% भाग व्यर्थ हो जाता है, मतलब 1/5 भाग व्यर्थ हो जाता है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, मतलब 1/5 भाग
अनाज का व्यर्थ हो जाता है। अगर दोस्तों 1/5 भाग अनाज का व्यर्थ हो जाता है तो अनाज का कितना भाग बचता है? कहोगे 4/5 भाग बचता है। 4 अनाज का 4/5 भाग बचता है। मतलब दोस्तों आप खुद देखिए दोस्तों, का किसके साथ आ रहा है? कहोगे अनाज के साथ आ रहा है। हाँ लोग, अनाज का 4/5 भाग बचता है। बचता किसकी बात हो रही है? कहोगे बचने की बात हो रही है। बचने की बात हो रही है तो बचने की वैल्यू जो है, जितना भाग बच रहा है उतना उसकी वैल्यू ऊपर है, और जितना अनाज था उसकी वैल्यू नीचे है। हाथ में कह रहा है कि दोस्तों 20% भाग व्यर्थ हो जाता है। मतलब 20% की फ्रैक्शन 1/5, मतलब 1/5 भाग अनाज का व्यर्थ हो जाता है। मतलब 4/5 भाग अनाज का 4/5 भाग बचता है। हाँ, इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि उसने कुल मिलाकर 5 किलो अनाज खरीदा था, 5 किलो अनाज खरीदा था, तो उसमें से 1 किलो अनाज जो है व्यर्थ हो गया, और व्यर्थ होने के बाद 4 किलो अनाज बचा है। 4 किलो अनाज बचा है। हम लोग यहाँ दोस्तों इसका मतलब यही है, अगर दोस्तों अनाज का 20% भाग मतलब 1/5 भाग व्यर्थ हो गया है, तो अनाज का 4/5 भाग बचा होगा। हाँ अपने को यहाँ इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि कुल मिलाकर अनाज 5 किलो उसने खरीदा था, तो अब उसके पास केवल 4 किलो अनाज ही बचा है। मतलब 1 किलो अनाज व्यर्थ हो गया है। हाँ अपना हो गया। ठीक है दोस्तों, और उसने अनाज को कितने रुपए किलो खरीदा था? हो गया 30 रुपए किलो खरीदा था। दोस्तों उसने अनाज कुल कितने किलो खरीदा था? हो गया 5 किलो खरीदा था। हाँ ना यहाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो उसने अनाज कुल मिलाकर 150 रुपए में खरीदा था। उसने अनाज कुल मिलाकर देखा जाए तो 150 रुपए में खरीदा था। हाँ ना यहाँ दोस्तों 150 रुपए का उसने अनाज खरीदा था। तो आप मुझे बताइए, अगर वो लाभ कमाना चाहता है, अगर दोस्तों वो लाभ कमाना चाहता है, तो वो 150 रुपए पे ही तो काउंट करेगा। अगर लाभ या हानि होती है, अगर दोस्तों 150 रुपए का उसने अनाज खरीदा है, अब मुझे बताइए अगर उसे लाभ होता है या हानि होता है, तो वो 150 रुपए पे ही तो काउंट करेगा। कहोगे हाँ 150 रुपए पे ही काउंट करेगा। ठीक है दोस्तों 150 रुपए का उसने अनाज खरीदा था। अब दोस्तों वो योजना बनाता है, वो इस प्रकार योजना बनाता है कि जब वो बेचे तो उसे 40% का लाभ हो, मतलब 40% धनराशि अतिरिक्त मिले। हाँ 40% अतिरिक्त धनराशि मिले। ठीक है कह रहा है दोस्तों वो इस प्रकार योजना बनाता है कि उसे 40% का लाभ कमा सके। 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है, मतलब 2/5 का लाभ कमा सके। अगर दोस्तों वो 2/5 कह रहा है कि वो इस प्रकार योजना बनाता है कि वो 2/5 का लाभ कमा सके। अगर दोस्तों वो 2/5 का लाभ कमाना चाहता है, 2/5 का लाभ कमाना चाहता है, तो वो कितने रुपए में बेचेगा? कहोगे क्रय मूल्य के 7/5 में बेचेगा। क्रय मूल्य के 7/5 में बेचेगा। मतलब देखा जाए तो वो इतने रुपए में बेचेगा। हाँ इतने रुपए में बेचेगा। ठीक है पूरे अनाज को इतने रुपए में बेचेगा। पूरे अनाज को। हाँ मतलब हो गया 210 रुपए में बेचेगा। पूरे अनाज को 210 रुपए में बेचेगा। अगर आप नहीं कुछ करते, गुणा भाग नहीं करते, तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं गुणा भाग करता हूँ तो 210 आएगा, मतलब पूरे अनाज को वो 210 रुपए में बेचेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए, पूरे अनाज को 210 रुपए में बेच रहा है। पूरे अनाज को वो 210 रुपए में बेच रहा है। दोस्तों 5 किलो अनाज था। हाँ उसमें से 1 किलो अनाज व्यर्थ हो गया था। बचा कुल कितने था? 4 किलो अनाज बचा था। हाँ मतलब जो 4 किलो अनाज बचा है वो कुल मिलाकर 210 रुपए में बेच रहा है। अगर दोस्तों 4 किलो अनाज 210 रुपए में बेच रहा है, तो वो प्रत्येक किलो अनाज वो कितने रुपए में बेच रहा है? 4 से हमने भाग दे दिया। ठीक है अगर मैं भाग देता हूँ दोस्तों क्या होगा? देखिए 4 5 20, मैंने कहा हाँ। तो देखिए 4 5 20, मैंने कहा हाँ। 4 दूनी 8, मैंने कहा हाँ। देखिए 4 5 20, मैंने कहा हाँ। देखिए 4 दूनी 8, 4 5 20। इस प्रकार देखा जाए तो प्रति किलो, इस प्रकार देखा जाए तो वो 52.5 रुपए प्रति किलो। इस प्रकार देखा जाए तो वो प्रत्येक किलो जो है 52.5 रुपए में बेच रहा है। हाँ मतलब वो अनाज को 52.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन को? नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का इस क्वेश्चन को प्रयास किया है। आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने 10 किलो सेब 405 रुपए में खरीदी। कह रहा है एक व्यापारी था, उसने 10 किलो सेब 405 रुपए में खरीदी। कह रहा है कि उनमें से 1 किलो सेब जो है सड़ गया, सड़ा पाया गया। कह रहा है कि उसमें से 1 किलो जो सेब है वो सड़े पाए गए। हाँ ना, हाँ। कह रहा है कि यदि वह कुल पर 10% का लाभ चाहता है तो वो शेष सेबों को किस भाव से बेचेगा, किस भाव से बेचेगा। हाँ ना, दोस्तों एक व्यापारी था, उसने 10 किलो सेब खरीदे थे और 10 किलो जो सेब खरीदे थे वो 405 रुपए में खरीदे थे। हाँ, 10 किलो उसने 405 रुपए में सेब खरीदे थे। दोस्तों एक व्यापारी था, उसने कुल मिलाकर 405 रुपए में 10 किलो सेब खरीदे थे। हाँ, 10 किलो सेब उसने 405 रुपए में खरीदे थे। अब दोस्तों एक बात बताइए, 405 रुपए में उसने सेब खरीदा है, तो यहाँ अगर दोस्तों उसे लाभ या हानि होता है तो वो इसी पे तो देखेगा, इसी पे तो काउंट करेगा। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों उसे लाभ या हानि होता है तो वो इसी पे तो काउंट करेगा। कहोगे हाँ, इसी पे काउंट करेगा। ठीक है दोस्तों, 405 रुपए का उसने सेब खरीदे थे। ठीक है, अब दोस्तों जो सेब खरीदे थे उसमें से 1 किलो सड़ गया। दोस्तों 10 किलो सेब खरीदे थे, 1 किलो सेब सड़ गया, मतलब 9 किलो सेब बची है। ठीक है, अब दोस्तों 405 रुपए के सेब खरीदे थे। अब वो योजना बनाता है, कि भैया जब मैं बेचूं तो वो दोस्तों आगे कह रहा है कि यदि वह दोस्तों 405 रुपए का सेब दोस्तों कुल मिलाकर 405 रुपए में सेब खरीदे थे। यहाँ आगे कह रहा है यदि वह कुल पर जितने रुपए में सेब खरीदा है उस पर कह रहा है कि यदि वह कुल पर 10% का लाभ चाहता है तो वो शेष सेबों को किस भाव से बेचे। हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर वो 10% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब 1/10 का लाभ कमाना चाहता है, तो कितने रुपए में बेचेगा सेब को? 11/10 में बेचेगा। हाँ, क्रय मूल्य के 11/10 में बेचेगा। मतलब देखा जाए तो वो सेब को, पूरे सेब को इतने रुपए में बेचेगा, पूरे सेब को इतने रुपए में बेचेगा। हाँ, पूरे सेब को इतने रुपए में बेचेगा। हाँ, दोस्तों 10 किलो सेब था, 1 किलो सेब खराब हो गया था। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो 9 किलो सेब बचा है। हाँ, मतलब 9 किलो जो सेब है, मतलब जो 9 किलो पूरा सेब है उस सेब को इतने रुपए में बेचेगा। हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर 9 किलो सेब को इतने रुपए में बेच रहा है तो प्रत्येक किलो सेब को कितने रुपए में बेच रहा है? 9 से भाग ले लीजिए, मैंने 9 से भाग ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आएगा 49.5, मतलब प्रत्येक किलो सेब वो 49.5 रुपए में बेचेगा। 49.5 रुपए में बेचेगा। प्रत्येक किलो सेब का दाम जो है 49.5 रुपए, मतलब प्रत्येक किलो वो सेब जो है 49.50 रुपए में बेचेगा। हाँ, हाँ बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास बहुत अच्छी आपको लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।